जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे बच्चे, हम लोग इतिहास में पढ़ रहे थे आपका हुमायूं के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं अपने शुरुआती दिनों में बहुत सफल था। 1531 में उसने कालिंजर पर, 1532 में उसके चुनार के किले को, और 1532 में ही उसने देवरिया को, यानी 3 विजय हम ये पढ़ चुके थे। आपकी शुरुआती विजय है हुमायूं की। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, हुमायूं के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चे कि 1533 में इसने दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना की। दीन पनाह पुस्तकालय वही पुस्तकालय है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ जरूरी फैक्ट ये आता है प्यारे बच्चे कि क्या पुस्तकालय इसको पसंद था। तो जैसे कि आपका गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा में कि अगर बात करें हुमायूं के पर्सनल जिंदगी की, तो उसको ज्योतिष में तो बहुत विश्वास था। ठीक है। सप्ताह के 7 दिन में ये अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो ज्योतिष में, और कहते हैं ये खोजों में लगा रहता। खोज में यानी कि इसको पढ़ने का बहुत शौक था। और पढ़ने के शौक में जैसे कि जब ये आपका बाहर चला जाएगा, बाहर मतलब भारत से खदेड़ दिया जाएगा, तब भी एक अभियान में इसने पूछा था किसी से कि क्या मेरा पुस्तकालय सुरक्षित है। तो इसको किले को हारने की दिक्कत नहीं हुई और इसने बोला पुस्तकालय सुरक्षित है। तो ये उस बात से खुश हुआ। तो कहते हैं कि पुस्तक प्रेमी था हुमायूं। कैसा था? उदारवादी चरित्र भी था इसका, और ये पुस्तक प्रेमी भी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर 1539 में गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम इसने जनताबाद कर दिया। अब आप कहेंगे ये गौड़ प्रदेश क्या है? गौड़ प्रदेश हम बोलते हैं प्यारे बच्चे किसको? बंगाल को। बंगाल को कब जीता इसने? 1539। दरअसल में हुआ क्या, ध्यान से देखना। 1539 की बात मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो यहां दिल्ली में इसका सेंटर था, और यहां बंगाल में। दरअसल में बंगाल वाले क्षेत्र पर ये कब्जा कर लिया किसने? बंगाल के क्षेत्र पर आपका शेर शाह सूरी हो गया। क्या बोलोगे? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का जो कंट्रोल था वो था बंगाल और बिहार पर। ये मैं शेर शाह सूरी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि बंगाल और बिहार पर उसने नियंत्रण कैसे किया था। तो बंगाल और बिहार पर क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। अब यहां कौन है दिल्ली में? दिल्ली में आप कहेंगे भैया यहां पर हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। ठीक है। और यहां पड़ता था आपका ये चुनार का किला। क्या बोलोगे? चुनार का किला फटाफट से बोलेंगे। 1539 की बात हम कर रहे हैं, तो चुनार का किला ये 1539 में किसके कंट्रोल में है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो चुनार का किला आप कहेंगे भैया हुमायूं के कंट्रोल में है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब बंगाल वाले क्षेत्र पर शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया, तो शुरू में तो इसने एक दूत भेजा हुमायूं ने, जिसका नाम मोहम्मद अजीज था। मोहम्मद अजीज ने जाकर के कहा शेर शाह सूरी से कि अब तुमको मुगलों के अधीन रह करके बंगाल और बिहार में शासन करना होगा। मतलब बंगाल और बिहार तुम्हारे अधीन रहेगा, लेकिन क्या बोलेंगे किसके? तुम किसके अधीन रहोगे? तुम मुगलों के अधीन रहोगे, यानी दिल्ली के शासक हुमायूं के अधीन तुमको रहना होगा। ठीक है। तो कहते हैं इस प्रस्ताव के लिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इस प्रस्ताव को माना गया शेर शाह सूरी के द्वारा, और फिर गद्दारी की गई हुमायूं के द्वारा कि वो पहुंच गया कि भाई बंगाल पर जाकर के मुझको क्या करना है? बंगाल को मुझको जीतना है। अब क्योंकि बंगाल में सारा पैसा रखा हुआ था, बंगाल में सारा खजाना था शेर शाह सूरी का, तो एक मंशा ये भी थी हुमायूं की कि जाकर के उस खजाने को कंट्रोल ले ले। अच्छा, अब ये चालाक है शेर शाह सूरी, मतलब ब्रिलियंट शासक है। अगर आप बोलो इस आपके मुगल काल में, कुल ये शेरशाह सूरी हालांकि 1540 से 45 5 ही वर्षों तक राजा रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चे जो इसका शासन काल है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा बेहतरीन शासन काल है। ठीक है भैया। क्या पुस्तकालय को हम सौरमंडल कहते हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल में नाम पड़ा है आपका कि उसने एक स्थान बनाया उस पुस्तकालय में सौरमंडल नाम से। शेरगढ़ बसाया उसने, उस शेरगढ़ में बनाया। वो बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। तो यहां देखो ये कहां चल रहा है आपका? बंगाल के लिए। और ये शेर शाह सूरी जो चालाक है, ये आकर के कहां बैठ गया?
ये चुनार के किले को आकर के वापस कब्जा लेता है। चुनार का किला हुमायूं के अधीन था। हुमायूं का सारा ध्यान गया बंगाल की तरफ और शेरशाह सूरी का ध्यान कहां गया? बोलो चुनार की तरफ। तो चुनार को शेरशाह सूरी ने जीत लिया। यहां शेरशाह सूरी का ससुराल पक्ष भी था, ठीक है, इसकी बेगम थी, पत्नी थी यहां, तो उन्होंने बहुत इसके लिए क्या किया, बोलेंगे फटाफट से, बहुत इसके लिए सहयोग किया। अब हुमायूं को पता नहीं है, अब हुमायूं को यह पता नहीं है कि तूने कितनी बड़ी भूल कर दी है। हुमायूं यहां दिल्ली को छोड़ करके, ध्यान से समझना, हुमायूं यहां दिल्ली को छोड़ करके 1539 में बंगाल को जीता और क्या कर दिया, बंगाल का नाम इसने क्या कर दिया, जन्नताबाद कर दिया। जन्नताबाद आ गया। दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल को। भाई हुमायूं जब दिल्ली छोड़ करके जा रहा है तो क्या बोलोगे, दिल्ली का कंट्रोल तो किसी को देके जाएगा ना। तो कंट्रोल किसको देके गया, शेख बहलोल को, कि मैं अब आता हूं और जीत करके आऊंगा। बंगाल विजय के दौरान कहां बिजी है हुमायूं, बंगाल विजय के दौरान। और हिंदाल, हिंदाल कौन है, बोलो, हिंदाल है हुमायूं का भाई। हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। तो हुमायूं कहां रह गया है, बंगाल में, और दिल्ली में सम्राट कौन हो गया है, तो बोलो भी फटाफट से, दिल्ली में सम्राट कौन हो गया। आप कहेंगे भैया हुमायूं तो गया है यहां, और दिल्ली में सम्राट कौन हो गया है, हिंदाल हो गया। अब हुमायूं को इतनी जल्दी होती है कि वापस भाग करके पहुंचना है दिल्ली। क्या बोलोगे, वापस भाग करके दिल्ली पहुंचना है। और यही भूल सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक तो सेना बंगाल अभियान के दौरान थकी हुई है, और इसी सेना को वापस अब दिल्ली पे जाकर के हिंदाल को हटाना है। इसी का फायदा उठाया किसने, शेरशाह सूरी ने। और यहां अपने जो जितने भी स्थानीय उसके शासक थे, पूरी ताकत उसने लगा, पूरी ताकत, ठीक है, क्या बोलोगे, पूरी ताकत उसने लगा दी। तो बात समझ गए, बंगाल विजय के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल का मर्डर कर दिया और खुद को क्या बना दिया उसने, एम्परर ऑफ दिल्ली बना दिया। ठीक है, एम्परर ऑफ दिल्ली बना दिया। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चा कह रहा भैया जी आपने बताया था 1540 से 55, वो बेटा सूर्यवंश बताया मैंने आपको। सूर्यवंश टोटल 15 वर्ष रहेगा, लेकिन उसमें से शेरशाह सूरी कुल 5 वर्ष रहेगा। ठीक है, ये शेरशाह सूरी का काल मैं आपको बता रहा हूं। शेरशाह सूरी अकेले 5 वर्ष रहेगा, जो सूर्यवंश है वो 15 वर्ष रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुना करो तुम मेरी बातों को। वहां मैंने सूर्यवंश बताया था, यहां मैंने आपको सिर्फ शेरशाह सूरी बताया। ठीक है, शेरशाह सूरी अकेले 15 वर्ष राजा नहीं रहेगा, इसके वंशज रहेंगे, इसके बच्चे भी रहेंगे राजा। ठीक है, इतनी बात समझे। तो भैया अब क्या होगा, इसी स्थिति का फायदा उठाया, क्योंकि कहते हैं कि भाई ये होकर के जिस सड़क से जा रहा था, इसी सड़क पे सारी पहरेदारी, सारी सेना लगा दी किसने, आपका सारा प्रयास लगा दिया आपका प्यारे बच्चे, किसने, सारा प्रयास लगा दिया आपका शेरशाह सूरी ने। उसे पता था बेटा यही एक मौका है, और इसी इंटेलिजेंस से वो आकर के बैठा था। उसे नहीं पता था कि भाई हिंदाल कब्जा कर लेगा, लेकिन वो इतना तो जानता था कि दिल्ली वापस जाएगा। तो क्यों ना, भाई आपका कोई दुश्मन है, इधर गया है, आपको पता है वापस तो आएगा, अब तुम यहां घात लगा के बैठ जाओ, अटैक, गोली तो थी नहीं भून देते। देखो ध्यान से। तो दिल्ली वापस आते समय चौसा का युद्ध 1539 हुआ बिहार में। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, हुमायूं इस युद्ध को हारा। और जिस शेरशाह सूरी का ये स्टेटमेंट था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, वो उसने करके दिखाया। बहुत बढ़िया पंकज कुमार, लव यू टू। अरे लव यू टू मेरी जान भैया लव यू टू प्रमोद कुमार जी। अरे भाई आज कोई लव यू डे है, तुम सारे लव यू लिख रहे हो। हम्म, एक बच्चा कह रहा हिंदाल कौन था बेटा। हिंदाल प्यारे बच्चे पिछली क्लास देखे, मैंने आपको बताया हिंदाल भाई है हुमायूं का। पता ही नहीं थे, अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं ये भाई हैं हुमायूं के, जिनके बीच में साम्राज्य बांटा था किसने, आपका बाबर ने। तो हारा, करमनासा नदी में कूद गया हुमायूं, और एक निजाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई, निजाम भिश्ती।
यहीं पर इस निजाम भिश्ती को प्यारे बच्चे एक प्रॉमिस किया हुमायूं ने कि मैं दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के बराबर तुम्हें प्रसिद्ध बना दूं। कैसे प्रसिद्ध बनाएगा? अपनी जान बचाने के बदले इसको प्यारे बच्चे उसने बहुत जगह, जैसे आपका अगर हम बात करें गुलबदन बेगम की, उसने हुमायूं नामों में लिखा है कि 2 दिन का इसको राजा बनाया गया। कहीं इसको 1 दिन का राजा लिखा है, कहीं आधे दिन का। बात है कि इसको राजा बनाया गया। ठीक है। और बोलेंगे चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? चमड़े के सिक्के किसने चलाए? एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने और एक निजाम भिश्ती ने। तो निजाम भिश्ती तो है व्यक्ति, तो कभी भी पूछा जाए किस व्यक्ति ने चलाए तो निजाम भिश्ती, और पूछे किस शासक ने चलाए तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए। ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? बोलेंगे भाई। आपसे प्यार हो गया है बड़े भैया इसलिए। अरे भैया ठीक है, आ जाओ वापस, कोई दिक्कत? शोभनाथ जी टू मच थैंक यू। सर भिश्ती कौन है? भिश्ती मतलब वो नदी किनारे था आपका, पहले नगर में होते थे भिश्ती छिड़काव करने के लिए, धूल वगैरह उड़ती थी तो छिड़काव करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? सर आज बाबा साहब पर एक वीडियो बनाओ बेटा। नहीं, यूट्यूब पे मैंने बना रखी है बाबा साहब पर वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो पहले युद्ध में मात दे दी किसने? शेरशाह सूरी ने। इंटेलिजेंट शासक है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी में ही पढ़ाऊंगा। 1540 में, अब देखो शेरशाह सूरी से हार गया, और शेरशाह सूरी का उद्देश्य हुमायूं को मारना नहीं था, किसको मारे? उसने बोला इसको खदेड़ना है, इसको खदेड़ो। अपने कई सेनापति इसने इसके पीछे लगाए, जैसे मालवा के शासक थे आपके, विक्रमादित्य को भी लगाया, और भी शासक थे। जैसे मैं नाम बता रहा हूं आपको, मालवा के शासक थे आपके कौन? मालदेव थे, मालदेव। ठीक है, मारवा से लेकर के मारवाड़ तक इनका शासन था। इनको लगा दिया इनके पीछे, बोले भागते रह गए, तो बहुत दूर तक भगाया इसको, बहुत दूर तक। लेकिन कहते हैं कि भाई ये भाग करके अब ये प्रयास करेगा, दोबारा नहीं करेगा, भाई है तो राजा ही। तो 1540 में इतने, उसने तो सोचा शेरशाह सूरी ने कि भाई अब इसको टपका दिया हमने, भाग गया ये। लेकिन ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करता है, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके क्या करता है? 1540 में कन्नौज में अब की बार लड़ाई हुई है। क्या बोलोगे? तो यूपी में जो कन्नौज है दिल्ली के पास में, मतलब दिल्ली के पास तो नहीं कह सकते, दिल्ली से हम कह सकते हैं लगभग 300 किलोमीटर की दूरी हम बोल सकते हैं ऑन एंड एवरेज, कम या ज्यादा। ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? तो ये कन्नौज का युद्ध हुआ, कि क्या बोलेंगे कि भाई अब शेरशाह सूरी और नजदीक आ रहा है दिल्ली के, और नजदीक आता रहा है। चलो भाई, 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच, और कौन जीता? फिर से शेरशाह सूरी जीता। आप कहोगे कि भैया हुमायूं का तो सत्यानाश ही हो गया, सत्यानाश ही हो गया, और दिल्ली पर दूसरे अफगान वंश की स्थापना हो गई, क्योंकि हुमायूं अब बिल्कुल हार गया। यहां से हुमायूं भागा, और हुमायूं भाग करके आगरा, आगरा से इसने पैसा उठाया अपना सारा, आगरा में क्योंकि पैसा रखा हुआ था, वो पैसा उठाया, और प्यारे बच्चे वहां से पंजाब और सिंध गया, और उसके बाद में ईरान भाग गया। ये कहां भाग गया? ईरान भाग गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो। अच्छा, इतनी बात मुझे बताएं कि मैंने बोला कि शेर शाह ने दूसरे अफगान वंश की स्थापना की, तो प्रथम अफगान वंश भी तो मुझको बताओ। मैंने आपको कहा था कि भैया द्वितीय अफगान वंश भी आएगा, ये वही अफगानी हैं, उन्हीं वंश से ये हैं जहां से प्रथम अफगानी थे। प्रथम अफगान वंश जो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था वो बताएंगे। तो भाग गया यहां से, क्या बोलोगे? यहां से भाग गया हुमायूं 1541 में। यहां से भागने के बाद उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की, हमीदा बानो बेगम से उसने शादी की। ठीक है, आगे आएंगे। और पुत्र, एक पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ है? 1542 में हुआ है। कब हुआ है? 1542 में हुआ है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया तो इसका मतलब है हुमायूं भारत में नहीं था जब अकबर का जन्म हुआ, तो क्या बोलोगे? इसके पुत्र अकबर का जन्म 1542 में हुआ, राणा वीर साल पंजाब के हैं।
क्योंकि भाई हुमायूं का जीवन तो अब भागते भागते बीतेगा। हुमायूं 1540 में भाग गया और 1540 में जाने के बाद अब 1555 तक जो ये हुमायूं का जीवन है ये भागते भागते बीतेगा। इसमें हुमायूं के अंदर एक टीस रहेगी कि मुझको वापस हिंदुस्तान पहुंचना है। क्या बोलेगा? अब मुझको वापस हिंदुस्तान पहुंच रहा है, इसी एक टीस में ये रहेगा और उसी के लिए प्रयास करता है। तो भागते जीवन में अकबर को छोड़ दिया इसने, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ा, और भैया पत्नी को छोड़ा तो वहीं अकबर का जन्म हो गया। आगे 1555 में हुमायूं वापस आया। कितने साल बाद आया? तो क्या बोलेंगे, 1540 से 1555 में वापस आया और 1555 में मच्छीवाड़ा पंजाब का युद्ध इसने जीता। क्या बोलेंगे? 1555 में वापस आया और यहां पर जो कौन होंगे अब आप सोच लो थोड़ा सा। जब यहां हुमायूं भाग गया तो किसने कब्जा कर लिया दिल्ली की गद्दी पर? आप कहेंगे सूरी जो थे इनका कब्जा हो गया। तो सूरी रहे 1540 से 55, जिसमें आपका कौन बोलोगे? खुद शेर शाह सूरी ने 5 वर्ष शुरुआत के 1540 से 45, मैं बताऊंगा उनकी मौत हो गई थी 1545 में, गोला फट गया था उनकी छाती पे। तो कुल मिलाकर के उनके भी वंशज 15 साल। तो यहां 1555 में कौन होगा? तो सूरी वंश का एक था यहां पर इब्राहिम सूर, जिसको यहां पंजाब के एक शासक को समर्थन प्राप्त था। तो सबसे पहले 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। किसने? हुमायूं ने। तो सबसे पहले जब वापस आएगा भारत तो किसको जीता? पंजाब वाले क्षेत्र को मच्छीवाड़ा के द्वारा 1555 में। और 1555 में फिर जीता सरहिंद का युद्ध। इसमें इसने फाइनली जो सूरी वंश का सिकंदर शाह सूरी, ये अंतिम शासक भी हम इसको कहेंगे जब मैं सूरी वंश आपको पढ़ाऊंगा, तो ये हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? क्या बोलेंगे? हुमायूं की जीत हुई। ऐसे नहीं सिकंदर शाह सूरी ऐसे नहीं लिखोगे। तो किसकी जीत हुई है? हुमायूं की जीत हुई है। और इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। एक बार सोचे सारी कहानी को, तो आप कहेंगे 1539 हार गया था हुमायूं। चौसा बहुत पूछा जाता है युद्ध। 1540 बिलग्राम ये हार गया तो भाग गया बाहर। उसी दौरान अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ और बाद में मच्छीवाड़ा के युद्ध में ये आया। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने क्या किया? भारत पर वापस आक्रमण किया और पंजाब को जीता और फिर दिल्ली पर आया। दिल्ली पर आया इसने, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली पर आया तो क्या बोलोगे? हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। वापस अकबर को कहां पोस्टिंग दे दी कि भाई अब तुमको राजा बनना है तो तुमको कहां? एक छोटा सा क्षेत्र, ये लाहौर वाला जो क्षेत्र है, इस पर तुमको शासन करना होगा। ठीक है। हाँ भैया, तुरंत ही बच्चा हो गया था क्या? अरे भैया और कैसे करोगे? 1541 में शादी हुई है, अगले साल बच्चा हो गया। 1556 में हुमायूं की दीनपनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। ठीक है। हुमायूं मतलब नशे में था और नशे में सीढ़ियों से तड़म बलम 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 लुढ़कते हुए नीचे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, सनी पांडे कह रहे, सर हुमायूं गांजा पीता था क्या? भैया मेरे साथ पढ़ा है ये। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं गांजा पीता हूं और हुमायूं मेरे साथ गांजा पीता हो। बोले भैया ये गांजा पीता है। अरे भैया उससे कोई मतलब नहीं है, शायद पीता हो शायद नहीं पीता हो, क्या मतलब है? लेकिन इतिहासकार ये जरूर लिखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भैया सीढ़ियों से तो पैर अच्छे खासे आदमी का फिसल जाता, शायद फिसला हो, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि हुमायूं नशे की हालत में था। ठीक है। और इसीलिए स्टैनले लैनपूल ने कहा है हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा है। क्या बोला स्टैनले लैनपूल ने? इसने कहा कि जिस तरह हुमायूं की पूरी जिंदगी भागते भागते लड़खड़ाते हुए गुजरी, उसका जीवन उसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसका अंत हो गया। क्या हो गया? उसका अंत हो गया। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब सोचो, अब हुमायूं तो चाहता था कि कौन गद्दी पर बैठेगा? उसका बेटा अकबर बैठे गद्दी पर। इसके लिए उसने घोषणा भी कर दी, उसको लाहौर का सूबेदार भी बना दिया। मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद में हुमायूं ने घोषित भी कर दिया कि अकबर जो बनेगा वो दिल्ली का सम्राट बनेगा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो।
अब यहां पर मौत तो हो गई हुमायूं की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे जो हुमायूं की अगर मौत उनको पता चल जाए तो भाग के एकदम से कब्जा कर ले दिल्ली पर, क्योंकि अकबर तो बच्चा है। अकबर कितने साल का है? 13 वर्ष और कुछ महीने का था। तो आप कहेंगे अकबर लगभग 14 वर्ष का है। क्या बोलोगे? लगभग 14 वर्ष। तो आप कहेंगे कि भैया अकबर तो छोटा बच्चा था, अकबर को तो कंट्रोल किया जा सकता था। इसीलिए हुमायूं की मौत को क्या कर दिया गया? छुपा लिया गया। किसी को इस चीज के लिए बताया नहीं गया कि हुमायूं की मौत हो चुकी है। लेकिन जनता में धीरे 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 ये बात पहुंचती चली गई। बात जब पहुंचती चली गई जनता में कि भाई आपका हुमायूं मर चुका है, तो हुमायूं का एक डमी ले डमी मतलब एक ऐसा आदमी जो किसके जैसा दिखता हो? हुमायूं के जैसा, मुल्ला बेकसी नाम था। मुल्ला बेकसी ऐसे घूमता रहता था, शकल थी हुमायूं के जैसी, उसको उठा लाई। भीड़ ने आवाज लगाई कि भाई हमको हुमायूं को देखना है। तो पहले राजा ऐसे नहीं बीच में जाकर नहीं मिलते थे, प्राचीर होती थी किले की, दीवार ऊंची, उसके ऊपर से खड़े होते थे। जैसे तुमने देखे हो आज स्टार लोग खड़े हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन अपने घर से ऐसे हाथ हिला देता है, सब लोग ऐसे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्ला बेकसी को दिखाया गया कि भैया अभी जिंदा है, तो लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन ये खबर धीरे धीरे पहुंच गई कहां पर? जो सूर्यवंश था, सूर्यवंश की हार तो हो चुकी है। तो सूर्यवंश का एक सेनापति है, अली आदिल साहब। मैं उनको जब आपको सूर्यवंश पढ़ाऊंगा तब वो सारे रिश्ते आपको बताऊंगा मैं। तो यहां पर जो आपका सूर्यवंश का एक सेनापति था हेमू, उसने बोला कि भाई दिल्ली गद्दी पर इससे अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता कंट्रोल करने का। ठीक है, आगे आएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, हुमायूं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम की। क्या बोलोगे? गुलबदन बेगम की रचना है एक। गुलबदन बेगम कौन है? ये चचेरी बहन थी। कौन है ये चचेरी बहन थी। आप कहेंगे किसकी चचेरी बहन है भैया? हुमायूं की। हुमायूं के भाइयों के नाम जानते हैं सर? मुल्ला बेकसी कौन था? अरे भैया एक आम आदमी था मुल्ला बेकसी, वो हुमायूं के जैसा दिखता था, बताया ना अभी। चलो भाई, चचेरी बहन थी। तो चचेरी बहन मतलब हुमायूं का एक भाई आपने देखा होगा हिंदाल। तो हिंदाल जो हुमायूं का भाई, आपने देखा क्या होगा? नाम सुना है सिर्फ। हिंदाल की ये सगी बहन है। तो सगी बहन किसकी? हुमायूं की नहीं थी। और इसने लिखा है हुमायूं नामा को। हुमायूं नामा जो 2 भागों में विभाजित है। कितने भाग हुए हैं इसके? 2 भाग हैं। गुलबदन बेगम ने लिखा है। और जो पहला भाग है उसमें बाबर के बारे में लिखा है। और जो दूसरा भाग है, क्या बोलोगे? जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में प्यारे मित्र लिखा है किसके बारे में? हुमायूं के बारे में लिखा। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम ने। इतनी बात में कोई दिक्कत? किस भाषा में लिखा है? तो फारसी भाषा में लिखा है। किसमें? फारसी भाषा में लिखा गया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में, बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्थल है। तो देखना इसको, आप कभी दिल्ली जाओ तो हुमायूं का मकबरा स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर प्यारे बच्चे मैंने कभी नहीं देखा इनमें से कुछ भी, ना ताजमहल ना कुछ। बोलो भी फटाफट से। लेकिन मैं जाऊंगा देखने, कभी तो जाऊंगा। हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा आप कहेंगे भैया कि ये दिल्ली में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है कि ये 4 बाग शैली, एक तो याद रखेंगे 4 बाग शैली में निर्मित है। आप कहेंगे भैया 4 बाग शैली का क्या मतलब है? कि कोई भी आपका प्यारे बच्चे इन्होंने स्थल बनाया, उस स्थल में नदियां, जैसे नदियां और पानी एक दूसरे को काटते हुए, यहाँ पर पेड़, यहाँ पर पेड़। और ताजमहल में भी बाद में इसी शैली का प्रयोग हुआ। आप ताजमहल में देखोगे वहां पानी के ऐसे, ये क्या है? पानी ऐसे निकलता हुआ है, देखा है आपने? तो जो समकोण पर काटता है, ठीक है, तो समकोण पर काटता है प्यारे बच्चे, इसको आप कहेंगे। है आप में से कोई जो मुझे यहाँ घुमा के लाए हुमायूं के मकबरे में? चलो भाई, कोई दिक्कत? 4 बाग शैली में निर्मित किया गया।
यहीं से कॉपी किया जाएगा फिर ताजमहल में चार बाग शैली को। ठीक है, चार बाग शैली में निर्मित है, ये बात याद रखेंगे। और किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। किसने? हमीदा बानो बेगम। ये कौन है? जिससे अकबर पैदा हुआ, यानी ये विधवा हो चुकी है इस टाइम। हमीदा बानो बेगम विधवा मतलब भैया, क्योंकि 1562 में ये बना, फिर इस पर लगभग 8 साल काम चला है, और फिर अकबर ने इसको 1570 में पूर्ण करवा दिया। तो किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने। सारे के सारे कह रहे भैया हम घुमा के लाएंगे। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने इसको क्या बोलेंगे, इसकी पत्नी है, किसकी? हुमायूं की, विधवा है, उसने बनवाया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, 1993 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। 1993 कहाँ? यूनेस्को में शामिल हुआ है प्यारे बच्चे, ये बात याद रखोगे, यूनेस्को में शामिल हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद रखोगे, इसका डिजाइन किसने बनाया है? बहुत बाहर से कलाकार बुलाए गए, हेरात शहर से। क्या नाम है? मिराक मिर्जा ग्यास, और इनके बेटे भी थे, मिराक मिर्जा ग्यास। ग्यास भी बोलते हैं और ग्यास भी। मिराक मिर्जा ग्यास। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये डिजाइन किसने बनाया? मिराक मिर्जा ग्यास ने बनाया है। ठीक है भैया, ले जाओगे सारे, मुझे पता है तुम। तो चार बाग शैली 1993 यूनेस्को में ये शामिल हुआ है। हमीदा बानो बेगम ने इसको 1562 में बनवाया। डिजाइन किसने? मिराक मिर्जा ग्यास ने। अब ये हुमायूं का मकबरा जो है, ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है प्यारे बच्चे, ये जो स्थल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका, हुमायूं का जो मकबरा है यानी जो टॉम्ब है, इसको बोलते हैं हम मुगलों का कब्रिस्तान। मुगलों का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं भैया? मुगलों, जैसे एसएससी ने पूछा मुगलों का कब्रिस्तान कौन सी इमारत कहलाती है? मुगलों का कब्रिस्तान इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखो यहां पर 150 से ज्यादा मुगलों को दफनाया गया। शासक, उनके बेटे, भतीजी, भतीजा, बहुत सारे इधर रिश्तेदार, बहुत सारे दफना दिए। तो 150 प्लस मुगलों को क्या कर दिया गया? यहां पर दफनाया गया, दफनाया गया है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मुगलों का कब्रिस्तान या मुगलों का शयनयान। बहुत सारे यहाँ पर शयन कर रहे हैं, मुगलों का शयनयान इसको हम कहते हैं। ठीक है, 150 प्लस में भैया कौन कौन? तो एक तो हमीदा ही हो गई, खुद हुमायूं तो हो ही गया, इतनी तो बात आपको याद ही रखनी है। हमीदा बानो का यही मकबरा है। औरंगजेब का बड़ा बेटा दारा सिकोह, जो हिंदू धर्म की तरफ लगभग मुड़ ही जाएगा, जिसकी हत्या करवा दी जाएगी, दारा सिकोह। क्या बोलेंगे? दारा सिकोह हो गया। 46 वर्षों तक शासन रखने वाला आलमगीर, जो 1760 से 1806 तक शासक रहा, आलमगीर द्वितीय, जहादर शाह, और भी बहुत सारे शासक, रफीदुर्जरत था आपका, जहादर शाह आदि। सिर्फ इतना याद रखें, इन सब की कब्रें कहाँ पर हैं? इन सब की कब्र हैं आपकी हुमायूं के मकबरे के पास में। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से। सर हुमायूं 40 में भाग गया, तो 42 में अकबर कैसे हुआ? अरे भैया मैं तुम्हारा क्या करूं यार, हैं? अब 40 में भाग गया, मैंने ये थोड़ी बोला है कि 40 में हुमायूं हिजड़ा हो गया या नपुंसक हो गया। मैंने ये बोला कि अब भाग गया। अरे हिंदुस्तान से ही तो भागा, क्या बच्चे क्या हिंदुस्तान में ही पैदा होते हैं? अपनी पत्नी से बाहर प्यार नहीं कर सकता वो हिंदुस्तान की सीमाओं से, या सिर्फ हिंदुस्तान में ही बच्चे पैदा होते हैं? भाई तुमने कतई हद ही कर दी है बेटा। सरकारी नौकरी छोड़ो, सरकारी नौकरी की पोती भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पोती समझते हो? दूसरी पीढ़ी वाली। इतना भी खत्म कोई होता दिमाग से? इतने तो हमने आज तक सोची नहीं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं कि इतना खत्म भी कोई हो सकता दिमाग से। यार जी भाग गया तो बच्चा कैसे हो गया? अरे भैया कुछ भी यार। अकबर। तो कहने की बात है, हुमायूं का अंत हो जाता है और कौन आ जाता है? अकबर आ जाता है। अकबर, अकबर है, जन्म 1542 में हुआ अकबर का, राणा वीरसाल के यहाँ हुआ। इतनी बात तो आप जानते हो। इसके बचपन का नाम जलाल है, और अर्श आशियानी इसकी एक उपाधि है। क्या बोलोगे?
अरस आशियानी इसकी क्या है, एक उपाधि है जो बाद में इसे जहांगीर के द्वारा दी गई। क्या बोलेंगे, जहांगीर के द्वारा दी गई। इसका शासनकाल रहा है अकबर का 1556 से 1605, और बोले तो मुगल काल का सबसे बड़ा शासनकाल है। क्या आप बता सकते हो मुझे कि अकबर से भी ज्यादा भारत में किसने राज किया? मुगल काल का सबसे बड़ा शासनकाल, ठीक है, सबसे क्या बोलेंगे, सबसे लंबा शासनकाल, बड़ा तो नहीं कह सकते, शासनकाल। तो आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा था किसके बारे में, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में, उनका 52 वर्षों का शासन था। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत भैया? चलो आगे। सर जी हेमू रह गया, नहीं हेमू आएगा, अभी आएगा हेमू, इसको आने तो दो एक बार, भारत इसको बुलाते पहले अकबर को, तब हेमू से इसको लड़वाते हैं। पालन पोषण जो इसका किया है सुल्तान बेगम ने किया, जो कौन है, इसके चाचा, अस्करी इसका चाचा था, उसकी पत्नी ने किया है। क्योंकि हुमायूं तो भाग दौड़ में था, बच्चों को छोड़ जाता था कहीं भी, अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता था, बोला तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरे साथ रहो, बच्चों को कहीं भी छोड़ते चलो। तो इसका जो पालन पोषण किया वो सुल्तान बेगम ने किया है, और बाबर की बहन ने इसका पालन पोषण किया है, जिसका नाम खानजदा बेगम था। तो बाबर कौन है, अकबर का ये दादा है, तो दादा की बहन मतलब पापा की बुआ। तो इसने क्या किया, इसकी बहन खानजदा बेगम ने किया। दाहिमा अनगा, क्या बोलोगे, दाहिमा अनगा। तो ये तीन प्रमुख हैं जिन्होंने इसका क्या किया है, पालन पोषण किया है, सुल्तान बेगम और खानजदा बेगम, और साथ में आपका दाहिमा अनगा। आप इतिहास में बार बार एक नाम देखोगे प्यारे बच्चे, दाहिमा। दाहिमा का क्या अर्थ होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, दाहिमा का क्या अर्थ होता है, दाहिमा अनगा बोलो या महामना अनगा बोलो, एक ही नाम है, या एक नाम और इनका आता है माहम अनगा भी इनको बोलते हैं। तो दाहिमा क्या थी, दाहिमा जो बच्चों का पालन पोषण करती थी। और हमारे इतिहास में एक मतलब किंवदंती रही है, या बोले एक किस्सा रहा है, तो जो हमारे राजा थे, राजा को कई माओं का दूध पिलाया जाता था। ऐसी माँ देखी जाती थी जिनका कुल जो है वो वीर रहा है। तो ऐसे गुण देखते हुए राजा को कहते कि भाई दूध से गुण आते हैं बच्चे के अंदर, माँ के दूध से। तो ऐसे ही कई बच्चों को मतलब स्तनपान कराया जाता था, माँ का दूध पिलाया इसलिए जाता था। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत बढ़िया कुंवर विजय सिंह जी, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, चलो भाई ध्यान से तो कई माओ का दूध इसलिए पिया जाता था ताकि माँ के गुण बच्चे में आए। क्या बोलेंगे, माँ के गुण बच्चे में आए, इसके लिए। ठीक है, तो अकबर ने पहली शादी की है रुकैया बेगम से 1551 में। अकबर की उम्र कितनी है भैया इस समय, 9 साल के अकबर की शादी हो गई। ये से थोड़ी बड़ी थी रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम ये मुगल साम्राज्ञी रही है सबसे लंबे समय तक। अकबर की पत्नियां और भी होंगी, लेकिन मुगल साम्राज्ञी का जो दर्जा है, जो एम्प्रेस थी, जैसे एम्परर तो हो गया अकबर, एम्प्रेस जो थी वो आपका रहेगी 1557 से लेकर के और 1605 तक, 48 वर्षों तक मुगल शासन की साम्राज्ञी रही है। कौन, रुकैया बेगम। ठीक है, तो ये अकबर की पहली पत्नी थी। क्या बोलोगे, अकबर की पहली पत्नी थी। कोई दिक्कत? कुछ बच्चा कह रहे हैं, नाम कह रहे हैं सर अकबर अनपढ़ था, सुने हैं और पढ़े हैं, एस मिश्रा। हाँ वो बात भी बताएंगे। 1555 के सरहिंद के युद्ध में क्या हो गया, ये युवराज घोषित हुआ, इसको युवराज घोषित कर दिया गया। माता कौन थी इसकी, हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी के नाम से हम जानते हैं इतिहास में। कौन है, हमीदा बानो बेगम, जिसने क्या किया, हुमायूं के मकबरे को बनवाया। ठीक है भैया, ये रुकैया बेगम कहां से, रुकैया इसकी चचेरी बहन है भैया। रुकैया जो है ना, रुकैया इसकी चचेरी बहन है। इसके चाचा है ना हिंदाल, हिंदाल की बेटी है। हिंदाल की क्या है ये, हिंदाल की बेटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसने ये बात समझो, आप अपने चाचा की लड़की से इसने क्या कर ली, शादी कर ली। चमड़े की मुद्रा कैसी होती है बेटा, जैसे कॉइन है आज, आज कैसे बनता है, आज अलॉय का कॉइन बनता है, मिस्र धातु का, ऐसे वो चमड़े के बनते थे। ठीक है, मुद्रा चमड़े की, धातु ही तो है वो भी। आएंगे। तो अकबर के 3 पुत्र हैं, सलीम, मुराद और दानियाल। जैसे बाबर के 4 थे,
अस्करी, कामरान, हिंदाल और आपका हुमायूं। ऐसे ही अकबर के 3 बेटे सलीम, मुराद और दानियाल। नाम याद रखेंगे। बोलो भाई फटाफट से। सलीम, भैया जोधा कब आएगी? आएगी भैया, जोधा अभी आएंगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। उसकी मैं बताऊंगा कि जोधा बाई से शादी होने के, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों में, हमारे मतलब हम लोग जातियों में तो बटे हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राजपूतों ने ऐसे शादी कर दी अकबर के घर में, बहारमल को लालच नहीं है, इंटेलिजेंस। उस समय के समीकरण के हिसाब से वही एक बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि उनके अपने लोग, राजा भारमल के जो अपने लोग थे, उन्होंने जाकर के शरण ले ली किसकी? अकबर की। और उन्होंने सारी खबरें, वो खुद चाहते थे कि राजा बहारमल शामिल हो, मतलब चाहते थे कि अकबर जाकर के राजा बहारमल को हरा दे। अब उतनी ताकत, उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रेंथ कैसे बनती जब अपने लोग साथ लड़ते? अब अपने लोग ही खिलाफत कर गए तो ऑप्शन क्या था? कम से कम उनको तो सबक सिखाना था ना, कि जो पहुंच गए उधर अकबर के पास में कि भाई राजा बहारमल को हराओ। तो वो कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है भैया। युवराज क्या होता है? युवराज होता है बेटा मच्छर। बताओ यार, तुम हिंदुस्तान के बालक नहीं हो हैं? तुम हिंदुस्तान में पैदा होकर युवराज नहीं समझते? सीबीएसई बोर्ड वाले हो क्या? अभी वही नहीं पढ़ाया जाता युवराज। ये युवराज का मतलब होता है जो युवा राजा है, अभी युवा है और आगे वो राजा बनेगा। यंग है, उसको घोषित किया गया युवराज, यानी आने वाले महाराज, आने वाला ये राजा होगा। चलो भी आगे आएंगे। बेटा अभी तुम सोच रहे हो ना एकदम से नौकरी मिल जाएगी तुरंत ही, एकदम से नहीं मिलेगी, घिसना पड़ेगा खुद को। जब दोगे ना, ये बच्चे जो जिनका सिलेक्शन होगा इस बार एसएससी जीडी में, मैं ये कह रहा हूँ ना, के बहुत शानदार बच्चे जो वो सिलेक्शन लेंगे। जो ऐसे घिसे पिटे दिमाग के हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा जी। युवराज क्या, कोई कोई ये कहेगा जी अकबर क्या है? अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ और सिराजी। इतनी बात आप सबने सुनी होगी कि अकबर जो है वो अनपढ़ है। अकबर कौन था? वो अनपढ़ था, क्योंकि अकबर के जो टीचर है ये एक ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ को लगाया गया अकबर के लिए। लेकिन कहते हैं कि इसकी लाख प्रयास के बाद भी अकबर कभी पढ़ नहीं सका, कभी नहीं पढ़ा। सिराजी, ये भी अकबर का एक टीचर है, लेकिन अकबर ने जो कुछ सीखा अपनी जिंदगी में, वो सीखा है सिराजी से। सुनता था इनको। अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया सिराजी के लिए कि मैं एक व्यक्ति के लिए दिल्ली की गद्दी तक को छोड़ सकता हूं, और उसका नाम सिराजी है। सोचो कितना विद्वान आदमी रहा। तो अकबर पढ़ा तो नहीं, लेकिन अकबर को इतनी बात समझ में आ गई कि भैया जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, वो सबसे ऊपर है। इसलिए अकबर ने अपने पास 9 रत्न रखे। 9 सबसे काबिल लोग, हर फील्ड का एक एक्सपर्ट अकबर ने अपने पास रखा। 9 रत्न पढ़ाऊंगा मैं आपको। और सिराजी, कहते हैं अकबर जब आराम से बैठता तो सिराजी और सिराजी के दल के बहुत सारे व्यक्ति सिराजी को पढ़ के पुस्तकें सुनाया करते थे। सोचो अब तुम कि सिराजी, अब तुम हो जैसे, अब तुमको मैं बिठा लूं और मैं तुमको, तुम कुछ भी करते रहो, मैं तुमको पढ़ाता रहूं, कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। ठीक है, कोई दिक्कत? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर में। कलनौर कहाँ पड़ता है? आपका पंजाब में। ईंटों के सिंहासन पर हुआ 1556 में। और ये विधि किसने पूरी की? अब्दुल कासिम ने पूरी की। किसकी? राज्याभिषेक की विधि। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताई थी इधर हुमायूं की मौत को छुपाया गया या नहीं छुपाया गया? और इस समय ये कहां था? पंजाब, लाहौर में अकबर। पंजाब में कौन है आपका? अकबर पंजाब में था। और यहां क्या हो गया? यहां हुमायूं की मौत हो गई। तो एकदम से बताए तो बड़ी दिक्कत। तो कहते हैं कि भाई जो अकबर का संरक्षण था वो बैरम खां के हाथ में था। बैरम खां ये कौन है? ये बैरम खां वो व्यक्ति है जिसने हुमायूं को सफल बनाया है वापस भारत पर कब्जा करने में। जो सेना का संगठन किया, जो पैसा हुमायूं भारत से लेकर के भागा 1540 में, उस पैसे का सही प्रयोग किसने किया? बैरम खान ने। इसके बुरे वक्त में किसके साथ रहा? हुमायूं के साथ रहा, हर पल, हर पल हुमायूं के साथ। तो बैरम खान ने देखा कि ये बच्चा है, इसको थोड़ा ट्रेंड किया जाए,
यहाँ जाकर के इसको छोड़ी शिक्षाएं दी और यहाँ जाकर के बोले कि भाई ईंटों के ईंट लगवाई, ईंट पर बैठा करके अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। बोले अब दिक्कत ये आ गई है कि राजा हुमायूं नहीं रहा है, राजा हुमायूं नहीं रहा है। और प्यारे बच्चे क्या होगा? आप कहोगे भैया जी बड़े बड़े दुख के साथ अकबर ने इस पर बैठ गया। भैया फिर अकबर मैप कैसे देखता था जब पढ़ा लिखा नहीं था? किसमें बताया तुमको? जोधा अकबर मूवी में देखते हो ना तुम। बेटा मूवी में जो कुछ देखोगे वो मसाला नहीं बनाए। तुम देख लोगे कि अकबर को अनपढ़, वो देख नहीं रहा है ऐसे कुछ भी। मैंने बोला ना अनपढ़ का मतलब क्या होता है? जो अपनी स्कूली शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जिसने नहीं ली, लेकिन सीख तो सकता ही था। इसको सब कुछ सिखाया गया बाद। ठीक है, शुरुआती दिनों में अनपढ़ है भाई, अपने बुढ़ापे में अनपढ़ नहीं है वो। तो क्या बोलोगे? अकबर का संरक्षक बैरम खां के हाथ में आ गया। बैरम खां जानते हो? बाहुबली। बाहुबली मीन्स बाहुबली कटप्पा, संरक्षक है वो। ठीक है, तो ये जो संरक्षण इनके पास रहा है 1500 आपका 56 से 1560 लिखें। क्या बोलोगे? 1556 से 1560। ठीक है, राज्याभिषेक किसने कर दिया? अब्दुल कासिम ने। अकबर का संरक्षक बैरम खां। बैरम खां ने कहा कि भाई अब तुमको दिल्ली चलना होगा, हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। ध्यान से देखेंगे तो अब क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि हुमायूं की मौत का पता किसको चल गया था? ये अली आदिल शाह का सेनापति था हैमू। हैमू को पता चल गया था हुमायूं मर गया है। तो हैमू ने क्या किया? 7 अक्टूबर 1556 को हैमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। बोला हुमायूं विमायूं कोई नहीं है, अब मैं राजा हूं। तो जब हैमू खुद को घोषित कर चुका है और यहां पंजाब से अकबर आएगा तो इसको हराना पड़ेगा ना हैमू को, अगर अपने पिता की कुर्सी चाहिए। देखो ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? अकबर वर्सेस हैमू। देखो एक अब भी कह रहा है भैया ये पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा तुम बोलो, तुम सारे 12वीं पास हो, ग्रेजुएट तो हो तुम, तो तुम कहोगे तुम पढ़े लिखे हो। मैं कहूंगा तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुम में से सिर्फ 10% बच्चे ही पढ़े लिखे हैं जो इंटेलिजेंट है। पढ़ने का मतलब है जिसकी समझ विकसित हो। तो अकबर अपने शुरुआती दिनों में उसके पास बस स्कूली शिक्षा नहीं है, उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, ये समझ लो। बाकी इंटेलिजेंट बहुत है वो। पागल नहीं था अकबर। भाई जिस व्यक्ति ने 49 साल भारत पर शासन कर लिया उसको तुम मूर्ख समझ रहे हो, तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 7 अक्टूबर 1556 को हैमू ने स्वयं को दिल्ली पर सम्राट घोषित किया। तो इसीलिए अकबर वर्सेज हैमू, हैमू जिसको हम हेमराज विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ। कौन जीतता है इस युद्ध को? अकबर ने जीत लिया। और इस तरह हेमराज दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। बात को समझे? इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन है। तो हम कई बार पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है पृथ्वीराज चौहान जी के बाद में भी एक राजा ने खुद को दिल्ली पर सम्राट घोषित कर दिया था, जिसको आकर के अकबर को हराना पड़ा। क्या नाम है उसका? उसका नाम था हेमराज विक्रमादित्य हेमू, जो आपका सूरवंश का एक सेनापति था। ये मैं सूरवंश में पढ़ाऊंगा इनका। ठीक है, तो ये कौन है? ये आपके दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट है। ठीक है, क्या बोलोगे? अंतिम हिंदू सम्राट, एक हिंदू शासक थे। चलो उस समय भी ध्यान से देखेंगे। तो बैरम खां मैंने बोला 1556 से 1560, कुछ जगह 61 भी मिलता है लिखा हुआ। बैरम खां 1556 से 1560 तक संरक्षक रहा, लेकिन 1560 में माहम अनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। मक्का यानी कि सऊदी अरब भेजा गया। बोल दिया भैया अब तुम सऊदी अरब जाओ। क्यों कह दिया ऐसा? देखो माहम अनगा बड़ी चालाक औरत है। जो बैरम खां है, बैरम खां का ही अन्य नाम है खान बाबा। खान बाबा मतलब अकबर ही प्यार से कहता था। अच्छा बताओ, हुमायूं को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है, सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो रहा बैरम खां का। और अकबर ने इतनी ज्यादती की उस बैरम खां के साथ में, देखना आप। तो संरक्षक रहा, लेकिन 1560 में माहम अनगा के कहने पर इसको मक्का भेजा गया। अन्य नाम खान बाबा है।
क्या आरोप लगाई महामनगा? महामनगा चाहती थी कि इसका बेटा है, महामनगा का पुत्र है अदम खां। महामनगा चाहती थी कि इसके बेटे का प्रभाव बढ़े थोड़ा सा, इस शासन काल में क्या बोलोगे, इसका थोड़ा प्रभाव बढ़े। लेकिन जब तक, क्योंकि बैरम खां बहुत इंटेलिजेंट था, बैरम खां कटप्पा है, एकदम शासन के प्रति वफादार, तो इसने चाल चली। इसने बोला कि ये जो बैरम खां है, जैसे सिया और सुन्नी मैंने बोला, ठीक है, तो इसने बोला कि भाई जो हुमायूं था, हुमायूं जब यहां से गया तो हुमायूं ने ईरान जाकर के सिया मत को अपना लिया था। किसको? सिया मत को। उसने सिया जो अनुयायी था वो बन गया था हुमायूं यहां से जाकर। तो इस पर आरोप लगे कि भाई सिया सुन्नी, तो ये लोग सिया हो गए। इसमें लगा कि भाई ये जो लोग है ये अपने लोगों को ज्यादा वरीयता देता है, अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहा है बैरम खां, अपने लोगों को ये प्रोन्नत कर रहा है, प्रमोशन दे रहा है अपने लोगों को। अब ये प्रमोशन देने में तो इस पर आरोप लगे तो अकबर ने मान लिया सच। अच्छा, इसने बोला कि भाई एक दिन तुमसे गद्दी ले लेगा अकबर, ये अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। तो यहां पर देखना, ये माहम अनगा के पुत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अकबर ने इसकी बात को माना और इसको भेज दिया। कुछ शर्तें इसके सामने रखी कि एक छोटी जागीर दी इसको कि भाई इसका जागीरदार बने अकबर का, या फिर उसको लगा कि एक ऑप्शन ये है कि भाई तुम वहां चले जाओ, मक्का जाना होगा। तो कहते हैं मतलब दुखी हुआ बैरम खां इस बात से, उसने कहा ठीक है मैं यहां से चला जाता हूं। और जब ये गया, देखो माहम अनगा का पुत्र है और एक जीजी अनगा थी, अनगा मतलब ये धाय माँ है सब जिन्होंने अकबर की परवरिश की है। एक जीजी अनगा का पुत्र है मिर्जा अजीज को का, जिसको खाने आजम की उपाधि अकबर ने दी, और इसको अकबर का दूध मुआ भाई कहते हैं, क्योंकि इसी माँ का दूध अकबर ने भी पिया और इसी माँ का दूध मिर्जा अजीज को का जो इनका पुत्र है, क्या बोलोगे, इसने भी पिया, इसलिए अकबर का दूध मुहा भाई कौन कहलाता है? वो मिर्जा अजीज कोका कहलाता है। और एक माहम अनगा क्या बोलोगे, वो अधम खां। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अपना अपना दुधमुहा भाई अकबर ने किसको कहा है? वो खाने आजम यानी कि मिर्जा अजीज कोका को कहा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे अन्य नाम? क्या बोलोगे? खान बाबा हो गया। कह रहे भैया आप भी बताओ ना अपना अन्य नाम। मेरा कोई अन्य नाम नहीं है भैया। चलो, भूपेश माहौर कह रहे सर बीरबल अकबर का कौन था? बेटा तुम भी सिलेक्शन से दूर हो, अभी अभी बहुत टाइम लगेगा तुमको भी। शुभम प्रजापति सर छोटा भाई समझ के प्लीज एक बार कॉल कर लो। नहीं कर सकता प्यारे बच्चे, बोलो भाई एक बार। मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या कर दी गई। मक्का जा रहा था और बैरम खां की हत्या कर दी गई। किसने कर दी? मुबारक खान ने कर दी। मुबारक खान ने कर दी, क्या बोलोगे? पाटन गुजरात में। क्योंकि मुबारक खान ने क्यों कर दी? मुबारक खान के पिता की मौत हो गई थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसको मारा था बैरम खान ने, तो उसी का बदला लिया मुबारक खान ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, अकबर ने शादी इसलिए कर ली कि भाई इसको सलीमा बेगम को इज्जत नहीं मिलती दरबार में, सब लोग ऐसे देखते बैरम खां को धोखेबाज की पत्नी। तो अकबर ने इज्जत दिलाने के लिए शादी की है। अब तुम समझ सकते हो, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एस्टैब्लिश किया इनके शासन को, अकबर ने कहते हैं कि उसकी पत्नी से भी शादी कर ली ताकि दरबार में उसको इज्जत मिल सके। मतलब वो जो आदमी जो इतना लॉयल आदमी था उसका इसको समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। क्योंकि ये किसके प्रभाव में है? अकबर था महामन अनगा के प्रभाव में, अनगा जो कहती वो करता। अनगा ने ही इसको औरतों में फंसाया और अकबर शुरुआती अपने दिनों में एकदम औरतों में व्यस्त रहा। धर्म दल जिसको कहते हैं, औरतों की संगति में इसको छोड़ दिया गया, जहां पर औरतें इसके लिए भेजी जाती और ये वहीं रहता। तो क्या बोलेंगे, सलीमा बेगम से इसने शादी कर ली, और जो पुत्र है अब्दुल रहीम खाने खाना, समझ गए ये किसका पुत्र है? ये बैरम खां का पुत्र है, जिसने तुझू के बाबरी में बता रहा था फारसी में अनुवाद किया अकबर के टाइम पे। पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को इसने पुत्र का दर्जा दिया,
किसका दर्जा दिया? पुत्र का दर्जा दिया। और इसकी हत्या के बाद में, इसकी हत्या, बैरम खां की हत्या के बाद में 2 प्रधानमंत्री मुख्य हुए, तो 4 प्रधानमंत्री थे टोटल। तो क्या बोलेंगे? माहम अनगा और सिहाबुद्दीन, ये 2 प्रमुख प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बदले गए। अनगा का भी इसको पता चल गया कि अदम खां को अपने चालाकी से आगे बढ़ाना चाह रही है, अदम खां को भी मरवा दिया फिर अकबर ने। और कहते हैं उस पुत्र वियोग में ही फिर अनगा भी मर गई, बंधवा करके उसको ऐसे लपेटवा करके फेंकवा दिया था पीछे किले से। ठीक है, आगे आएंगे। सर मूवी में नहीं दिखाया। बेटा मूवी क्यों देखते हो यार, तुम पढ़ो यार, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, फिल्मों से कभी पता चलता होगा। फिल्में तो सिर्फ ये है कि आपके मनोरंजन मात्र के लिए, कोई घटना आप तक पहुंचने तक के लिए है, और उसके बाद उसका विश्लेषण करो। ठीक है, आगे आएंगे। 1560 से 1562 तक अकबर जो रहा है वो रहा है इसका पेटीकोट शासन। पेटीकोट में ये बिजी रहा। पेटीकोट से मतलब स्त्रैण, स्त्रैण मतलब स्त्री का शासन, और पर्दा शासन, और इसी को हम बोलते हैं हरम दल। 2 साल स्त्रियों में बिजी, और जब माहम अनगा का राज खुल गया तब ये इससे बाहर आया, तब ये इससे बाहर आया। 1562 में अकबर हरम दल से मुक्त हुआ, स्त्रियों की इस कैद से। कैद से मतलब ये नहीं अपने मजे में था, अय्यास था अकबर, सीधी सी बात है। तो ये अय्यास अकबर 1556 से शुरू होकर के और लगभग 1560-1562 तो जकड़ा ही रहा, क्योंकि 1560 तक तो बैरम खां था, तब तक ज्यादा इसका हुआ नहीं कुछ। ठीक है, अब नेहा चौहान कह रही है सर नाटक में तो सर अलग से दिखाया। बेटा नाटक मनोरंजन है, लड़कियां बहुत देखती है नाटक, उनको पता लड़कियों में कभी कभी दिमाग से वो सोच नहीं पाती ज्यादा, वो भावनाओं को ज्यादा ले जाती हैं लड़कियां। तुमने जानते हो इस बात को, लड़कियां दिमाग से ज्यादा भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए लड़की नाटक ज्यादा देखती हैं। तो नाटक नहीं देखने, नाटक जिसका नाम ही नाटक है, नाटक का मतलब क्या होता है? नाटक का मतलब होता है काल्पनिक कथा, जिसमें कल्पनाएं शामिल हैं, बहुत सारी चीजें मनोरंजन के लिए शामिल कर दी गई तुम्हारे। जैसे तुलसीदास जी ने, बाद में बहुत सारे लोगों ने मनोरंजन के लिए शामिल कर दिया, रामायण के बहुत सारे रूप लिखे गए। कह रहे कि सीता मैया पर शक कर लिया भगवान श्री राम ने। मूर्ख हो क्या बे, है? तो तुमको अपना अध्ययन करना चाहिए। क्या बोलेंगे? 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा खत्म कर दी इसने। बाल विवाह पर रोक लगाई, दास प्रथा पर और सती प्रथा पर। इसको बोलते हैं दातीज। 62, 63, ठीक है, और आपका 64, क्या बोलते हैं? दातीज। तो दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं का था उसको इसने बंद कर दिया। यहां पर ये हीरो बना हिंदुओं के लिए। तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं की तीर्थ यात्रा, तो उस पर टैक्स लगता। कोई बड़ा एहसान कर दिया क्या इसने? टैक्स वसूल कौन रहा था? यही लोग थे। इसने माफ करके कुछ, मतलब एहसान क्या कर दिया? कुछ नहीं। तो इसका क्या बोलेंगे? इसने यहां पर जजिया को खत्म कर दिया, क्योंकि क्या बोलेंगे, इसने जजिया को खत्म कर दिया क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्जन हो चुके थे, जो होने थे वो मैक्सिमम कन्वर्जन इसके थ्रू हो चुके थे। जजिया कर खत्म कर दिया। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह ये भी 1564 में हुआ, उज्बेक ने। ये अकबर के मैं सैनिक अभियानों में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 1575 में इबादत खाने का निर्माण इसने कराया। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन और इबादत खाना। जहां पर इबादत खाना इसने बोला कि सभी धर्म के लोगों को ये बुलाता था, सारे धर्म के लोग। ईसाई भी इसने बुलाए, और अकबर ने सबका पागल बनाया। ईसाई धर्म के लोग सोचते थे अकबर बहुत जल्दी ईसाई बनने वाला है, बहुत चालू था। हिंदू धर्म के लोगों को लगता था, विद्वानों को, कि ये हिंदू बनेगा। जैन लोगों को लगता था जैन बनेगा। पारसियों को लगता था ये पारसी बनेगा। जब इससे कहता था ना, ये चर्चा करता था इस घर में, इबादत खाना इसने चर्चा के लिए बनवाया। चर्चा करता था आपके धर्म में क्या विशेष है हिंदू धर्म में, तो ऐसे कहता अच्छा जी, ऐसे उच्च देख के, मतलब अभी हिंदू बन जाएगा तुरंत ही। ऐसी जैन लोगों से चर्चा करता, ऐसी उनका, अच्छा आपके धर्म में अच्छाइयाँ। ये सबको मिक्स करना चाह रहा था इसने, एक नया धर्म ये बनाना चाह रहा था, दीन ए इलाही। बोला सारे धर्मों को मिक्स करके एक नया धर्म बनाऊंगा, और तू हमेशा के लिए फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। उसने सोचा तो पैगंबर से भी बड़ा, ईश्वर से भी बड़ा, सबसे बड़ा तो गौतम बुद्ध से भी बड़ा। इन सब लोगों ने धर्म ही तो बनाया नहीं, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। इसने सोचा इन सबसे बड़ा हो जाएगा, फॉलोअर बनेंगे, एक नया धर्म बनाऊंगा। तो उसके लिए इसने इबादत खाने का निर्माण किया था, चाहे चर्चा होती थी बृहस्पतिवार को, ठीक है।
इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा सब कुछ आपको समझ आ जाओगे। ठीक है, ध्यान रखिए।